स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया है क्लास 12वीं के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये सेट 1 है, आपका क्या है, सेट 1 है। और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे बाबू, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो लंबा क्वेश्चन है ना 5 नंबर वाले प्रश्न, उसको इसमें हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और अब आप लोगों को अगर चाहिए कि अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो कि सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया गया है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो, और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें इतिहास को देखेंगे, सोशल क्या कहते हैं, हिस्ट्री को इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी वाले क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। सेक्शन डी वाले क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। लेकिन हम 4 प्रश्न नहीं, इसमें 6 प्रश्न है, ठीक है। और 6 का 6 सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और अच्छा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन का जो है इसके विस्तार से वर्णन करना है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन वाला जो प्रश्न है ना, तो थोड़ा सा इसमें कट गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग इसका एक स्पेशल अलग वीडियो भक्ति आंदोलन का लेकर आएंगे। दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। प्रश्न जो अबुल फजल कौन था, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अबू फजल कौन था, तो सबसे पहले थोड़ा सा कम जूमिंग करते हैं ताकि समझ में आपको। तो अबू फजल अकबर कालीन जो है अकबर कालीन महान कवि, निबंधनकार, इतिहासकार, राजनीतिकी, सेनापति तथा आलोचक था, ठीक है। उसका जन्म 1557 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले तो अबू फजल कौन था, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात को एकदम दिमाग में ठूस के बैठा लीजिए कि अबू फजल जो है अकबरकालीन महान कवि, निबंधनकार, इतिहासकार, राजनीतिकी, सेनापति और आलोचक भी करने वाला था, ठीक। उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म 1557 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने कोषाध्यक्ष, जिसको हम लोग खजांची कहते हैं ना, कोषाध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद पर कार्य किया। तो ठीक है, अबू फजल कौन था, तो पूरे तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, अगर 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे, ठीक। अबू फजल भारतीय इतिहास में एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उसने 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की थी। उस अबू फजल के द्वारा 2 ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की गई थी। कौन कौन, एक अकबरनामा और आईने ये अकबरी, ये 2 पुस्तक जो है इसके द्वारा लिखा गया था। 1 नंबर में भी ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों ग्रंथ फारसी में लिखा गया। अब यहाँ पे अकबरनामा और आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी में लिखा गया है, ठीक है। और अकबरकालीन इतिहास के मूल्य स्रोत भी माने जाते हैं ये, ठीक है। अकबरकालीन के इतिहास के बारे में ये एकदम अच्छे स्रोत इसको माने जाते हैं, जो इतिहासकार हैं लेते हैं इन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण योगदान क्या है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। मुगल दरबार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अबू फजल का महत्वपूर्ण योगदान अकबर के ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों
के मौखिक प्रमाण जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम 2 इतिहास है, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन ने एक खगोलीय काल चक्र तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक है। और दूसरी में क्या बताया गया है कि अकबर के 46वें शासन, ठीक है, वर्ष 1601 पर खत्म होती है। इसके अगले ही वर्ष अबू फजल राजकुमार सालिम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र, जो सालिम के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उसके द्वारा तैयार किया गया षड्यंत्र का शिकार हो गया तथा सालिम के सहअपराधी वीर सिंह बुंदेल द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों का उल्लेख के बिना ही अकबर साम्राज्य के, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि तो ये जो चर्चा किया गया है कि बदलावों के उल्लेख भी इसमें मिलता है। किसके? इसके द्वारा 2 किताबों की रचना की गई थी। ठीक है, ठीक है, 2 बुक, कितना बुक लिखा अबू फजल ने? 2 बुक लिखा, एक अकबरनामा और आईनाए अकबरी। ठीक है, एक लिखा अकबरनामा, ठीक है, और दूसरा आईनाए अकबरी, है ना। तो इस तरीके से इसने 2 बुक को लिखा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो था आपका दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए? इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे लिया? या फिर आप लोग इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था कैसे? ये दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो 1857 ईस्वी का यह आंदोलन और अंग्रेजों के विरुद्ध उठा हथियार ब्रिटेन राज्य की अन्यायपूर्ण हुकूमत, उनकी छल योजना, बेईमानी और अराजक राज्य व्यवस्था का परिणाम था। ये क्यों हुआ बाबू? ये इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे थे वो अन्यायपूर्ण हुकूमत कर रहा था। उनकी छल कपट, बेईमानी, अराजकता, राज व्यवस्था, ठीक है, सब कुछ फैला दिया गया था। ठीक है, अतः इस अराजकता को समाप्त करने के लिए ब्रिटानिया की सरकार ने विद्रोह के शांत होने के तुरंत बाद भारत की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे अपने शासनाधीन ले लिया। और जो भारत की जो पहले व्यवस्था जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे ये होने लगा, जो ब्रिटानिया सरकार थी वहाँ पे कि विद्रोह होने लगा, तो उसने क्या किया कि उससे शासन छीनकर अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटानी सरकार ने भारत में नियंत्रण की प्रभावकारी प्रविधियों को और सुदृढ़ बनाया। भारत में जो प्रतिक्रियावादी और निहित स्वार्थी तत्व थे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, ये उसको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर आगे कहता है ब्रिटिश सरकार ने भारत में उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई, और जो मतलब इस सरकार के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बना के रखेंगे, पर जो ठीक है उनको क्या है कि उसको प्रोत्साहन, जिस तरह से अभी में अवार्ड मिलता है ना कि अच्छे काम के लिए अवार्ड दिए जाते, प्रोत्साहन दिया जाता था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों और हिंदू से अलग करना शुरू कर दिया। और यही आंदोलन के बाद भारत में जो अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि देश की स्थिति है कि बस 2 गुट बटे हुए हैं। ये एजुकेशन को नहीं देख रहे हैं, नौकरी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के द्वारा किया जाने लगा था उस समय। फूट डालो और राज करो, वो अपनी शासन नीति का मूल मंत्र बना लिया। सैनिक एवं असैनिक प्रशासन क्षेत्र से भारतीयों को अलग रखा गया। और भारतीयों को किसमें? सैनिक से और असैनिक प्रशासनिक क्षेत्र से भारतीयों को अलग रखा गया। पर अंग्रेजों को बैठा दिया गया था। इसके वर्चस्व और नियंत्रण को भी कठोर बनाया गया था। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह एक प्रकार से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
क्यों था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? इसलिए था क्योंकि पहला अंग्रेजों से जो लोहा लिया गया था इसी समय लिया गया था, ठीक है। इस विद्रोह ने इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद के विकास की नींव रखी थी। इसने भारत के हर वर्ग में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। यद्यपि अंग्रेज अपनी ओर से इस विद्रोह का दमन और शमन कर चुके थे, तथापि यत्र तत्र उनके विरुद्ध विद्रोह और आंदोलन नियंत्रण हो रहा, ठीक है, होता ही रहा। 1857 ईस्वी में 1857 ठीक है, 1857 के प्रारंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की पूर्णाहुति 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र की प्राप्ति किया, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार से आप लोग चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे संविधान में एक विवाद हो गया था, ठीक है। विवाद क्या था कि भारतीय संविधान में, संविधान सभा में भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो रास्ता क्या निकाला गया था? देखिए, संविधान सभा के प्रारंभिक सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी संविधान निर्माण की भाषा होनी चाहिए। इस पर जब किसी ने कहा कि सभा के सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने कहा कि जो सदस्य हिंदी नहीं समझते उन्हें सदस्यता से त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए। धुलेकर की इसी टिप्पणी ने संविधान सभा में हंगामा खड़ा कर दिया। जो धुलेकर के द्वारा जो टिप्पणी दिया गया, इसी से संविधान में क्या हुआ, हंगामा, मतलब संविधान सभा में हंगामा खड़ा हो गया कि तुम कैसे निकलने के लिए कह दिए हमको, है ना। धुलेकर जी टिप्पणी ने संविधान सभा में हंगामा खड़ा कर दिया। अंत में नेहरू जी के हस्तक्षेप से सदन में शांति हुई और नेहरू जी ने हस्तक्षेप किए और सदन में शांति बहाल किया गया। लेकिन भाषा का प्रश्न अगले 3 सालों तक सदन की कार्रवाई में बाधा डालता रहा, सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। लगभग 3 साल बाद 12 अगस्त 1947 को राष्ट्र की भाषा के प्रश्न पर धुलेकर की भावना ने एक बार पुनः तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर हिंदी समर्थकों और विरोधियों में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए एक फार्मूला विकसित किया। और ये जो विरोध चल रहा था, इसके लिए एक सूत्र बनाया, एक फार्मूला बनाया। क्या बनाया कि समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम 15 सालों तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का व्यवहार जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्यों के लिए कोई एक प्रांतीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। मतलब ये बताया गया कि हिंदी को क्या करना है कि आपको राजकीय भाषा बना देनी चाहिए। लेकिन ये समिति जो था उसने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एकाएक किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिएगा तो नहीं अच्छा होगा। इसलिए धीरे धीरे 15 सालों तक बोला कि अंग्रेजी के सरकारी कामकाज में लगाया जाएगा और प्रांतीय भाषा को भी इसमें ऑप्शनल दिया जाएगा आपको, साथ में हिंदी भी, ठीक है। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राज्य भाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं शांत करने और सर्व स्वीकृति समाधान करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न था, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और प्रश्न था जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कृष्णदेवराय विजयनगर के महान शासक थे कैसे? ये प्रश्न है, ठीक है। तो कृष्णदेवराय विजयनगर के महासाम्राज्य के योग्य और सफलतम प्रभावी शासक, संपन्न शासक थे, ठीक है। कृष्णदेवराय तुगलक वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था। भारत के प्रसिद्ध सम्राटों में से होते हैं ये, ठीक है। फिर आगे कहता है वे महान योद्धा थे और युद्ध का संचालन भी किया करते थे। उनके समय की विशेष उपलब्धियां बीजापुर, ठीक है, हासिल करना और गुलबर्ग एवं बीदर पर सफलता ईटीसी, वो बहुत अच्छे कह सकते हैं कि योद्धा थे, ठीक है। कलिंग पर चढ़ाई कर वहाँ के शासक
प्रताप रुद्र को जो है उसने विवाह संबंधन स्थापित करवाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि वे सफल राजनेता एवं न्यायप्रिय प्रशासक थे। ठीक, आगे फिर इसमें पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं कि उनके निर्माता की छवि अनेक मंदिरों के विस्तार में देखा जाता है और कृष्णदेव द्वारा निर्मित कृष्ण मंदिर एवं नरसिंह की मूर्ति भी स्थापित किया गया है, इसके द्वारा जो भी बनाए गए मंदिर है उसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये जो आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, कहता है कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर विशाल जन समूह का नेतृत्व करते हुए स्वयं एक मुट्ठी नमक उठाकर नए ना सिर्फ अंग्रेजों के बनाए हुए अनगिनत कानूनों में से, ठीक है, कानूनों में से लोकहित के कारण एक कानून का उल्लंघन किया, बल्कि इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति भी प्रदान किया। नमक एक अधिकार कानून से देश की गरीब जनता, विशेषकर समुद्र किनारे रहने वाले, विशेष रूप से पीड़ित थे। एक अधिकार कानून था, सिर्फ नमक जो है ना उससे पीड़ित थे वो। गांधी जी ओजस्वी पुकार के कारण वे नमक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आए। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्ग, महिलाएं, अछूत, गरीब, अमीर, शहरी, ग्रामीण इत्यादि आंदोलन में शरीक हुए। यह संदेश घर घर तक पहुंच गया। इनमें रहने वाले अपने को आंदोलन का हिस्सा समझने लगे। आंदोलन, ठीक है, आंदोलन की सीमा मात्र कुछ शहरीय क्षेत्र एवं वर्ग विशेष और लांघकर सही मायने में देशव्यापी हो गया और पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन का दूसरा पहलू यह था कि गांधी जी संपूर्ण गतिविधियों एवं उनके नेतृत्व के प्रभाव का विश्व भर के समाचार पत्र लगाकर विश्लेषण कर रहे थे और इस प्रकार भारत में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से दुनिया परिचित हो रही थी। नमक आंदोलन की सफलता इसी के आंकी जा रही है कि फरवरी 1931 में वायसराय के साथ वार्ता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, के तहत प्राप्त आश्वासन से समुद्रीय तट या समुद्रीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नमक, ठीक है, क्या है, नमक उत्पादन की विशेष रियायत, उसको छूट दिया गया, शामिल किया गया। इस तरह कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने नमक सत्याग्रह तक पहुंचते इतनी गति अर्जित कर ली कि उससे मंजिल के पहले रोका नहीं जा सका। ठीक है, ये था। और इसमें एक प्रश्न आपका लॉन्ग वाला जो है ना, एक प्रश्न छूट गया, इसका हम स्पेशल एक अलग वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हाँ, आप लोग और सब्जेक्ट का लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका लॉन्ग वीडियो आप लोग के कमेंट के तुरंत बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।